हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी वर्जिन मीरा। डिनर के बाद प्लेजर ड्राइव पर जाते प्रतीक ने पूछा था, यहाँ कोई बार देखा है आंटी? बार? भला बार से मेरा क्या नाता? क्या करूँगी मैं वहाँ जाकर? वाह, यूएस से घूम रही हैं और बार में नहीं गईं। चलिए आज वहाँ कोक पी कर आते हैं। मुड़कर पीछे बैठे सुनील ने प्रतीक से पूछा, एनी ऑब्जेक्शन? मुझे क्यों होने लगा, पर मैं पर्स नहीं लाया हूँ। ओके, आज आंटी के लिए मेरा ही पर्स सही। प्रतीक ने कार दूसरी दिशा में मोड़ दी थी। पर मेरे कपड़े, मैं तो घरवाली साड़ी पहने हूँ, वहाँ इतने लोग होंगे, उनके बीच कैसी लगूंगी? उन साधारण कपड़ों में मेरा संकोच स्वाभाविक ही था। यही तो यहाँ अच्छाई है आंटी, कोई किसी का नोटिस ही नहीं लेता, सब अपने में मस्त रहते हैं। सुनील ने ठीक ही कहा था। चौराहे के एक कोने पर जगमगाता रेस्तरां कार में दूर से ही दिख गया था। सामने खुले बरामदे में ढेर सारे युवक युवतियाँ बैठे थे। तीव्र विद्युत प्रकाश में लड़कियों के रंगीन परिधान आभूषण झिलमिला रहे थे। गर्मियों में दिन के समय उन्हें बस शॉर्ट्स और बनियान में ही देखती थी। इस समय वे पूर्ण रूप से सजी हुई थीं। बार में प्रवेश करते प्रतीक ने परिहास किया, आंटी आप 18 वर्ष के ऊपर हैं ना, वरना ये सामने खड़ा बाउंसर बाहर कर देगा। यहाँ के बार में 18 वर्ष से कम आयु वाले नहीं आ सकते, इसीलिए हम अपना आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ रखते हैं। देवाशीष, तू अपना कार्ड लाया है ना? मेरी फिक्र मत कर, इतना स्मार्टली निकल जाऊंगा कि तू देखता रह जाएगा। टेक केयर ऑफ आंटी। देवाशीष अपने भुलक्कड़ स्वभाव के लिए मित्रों के मध्य प्रसिद्ध था। बालों को संवारता देवाशीष सबसे आगे निकल गया था। मेरी बार की कल्पना को झुठलाता वह बार भारत के किसी रेस्तरां जैसा लगा था। वही उत्फुल्ल वातावरण, वही रंगीन जलता बुझता प्रकाश अपनी आभा बिखेर रहा था। कॉलेज हॉस्टल निकट होने के कारण अधिकांश भीड़ युवा विद्यार्थियों की थी। अंदर किसी उत्सव का सा दृश्य था। साथ बैठे युवक युवतियां नितांत स्वाभाविक थे। बीच बीच में एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रदर्शन हेतु चुंबन लेना, कंधे या कमर गुदगुदाना अब बहुत सामान्य सा लगने लगा था। हॉल के मध्य हमने जो जगह अपने बैठने को चुनी, वहाँ से पूरे हॉल का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। प्रतीक और सुनील पेप्सी लेने काउंटर पर चले गए थे। ये शीतल पेय यहाँ कोक की प्रतिस्पर्धा में तेजी से उभर आया है। दाहिनी ओर दृष्टि जाते ही निगाह उस अकेली लड़की पर ठहर गई। खिड़की के पास वाली टेबल पर ग्लास और बोतल के साथ सबसे उदासीन एवं शांत बाहर ताक रही थी। प्रतीक के आते ही मेरे मुंह से निकल गया था, इतनी भीड़ में यहाँ उसे यूँ अकेली देख बड़ा ताजुब हो रहा है। दृष्टि मुड़ते ही प्रतीक ने कहा था, ओह ये तो वर्जीनिया है, कभी ना लौटने वाले का इंतज़ार कर रही है बेचारी। क्यों, क्या उसकी मृत्यु हो गई और इसे पता नहीं? अरे नहीं आंटी, आप उस ऋषि पत्नी शापग्रस्त अहिल्या की कहानी जानती हैं? हमारे एक भारतीय भाई ने इसे अहिल्या बनाकर छोड़ दिया है। मिलना चाहेंगी? उसके बारे में कुछ बताओगे? तभी तो लाख कोशिशों के बावजूद कोई उसे पिघला नहीं सका है। आइए ना। प्रतीक के साथ जबरन खींची सी चली गई थी। टेबल के पास पहुंचकर प्रतीक ने कहा था, हाय वर्जीनिया, मीट माय आंटी फ्रॉम इंडिया। इंडिया? इंडिया शब्द ने मानो उसे सचेत कर दिया था। बड़ी बड़ी उदास पलकें मुझ पर निबद्ध कर झुका ली थीं। बैठने का निमंत्रण मिले बिना ही सामने की कुर्सी बाहर खींच प्रतीक ने मुझे बैठने का संकेत किया था। वर्जीनिया के मौन को प्रतीक की बातें मुखरित कर रही थीं। जानती हो, लिखना आंटी की हॉबी है। अभी थोड़ी देर पहले 10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ख़त्म किया है। आंटी, आप वर्जीनिया का इंटरव्यू ले लीजिए। तुम अपना इंटरव्यू कब दोगी वर्जीनिया? नाइस मीटिंग यू, मुझे जाना है। अपना आधे से अधिक पेय और हमें छोड़ पर्स उठा वर्जीनिया चली गई थी। प्रतीक मेरे समक्ष बहुत लज्जित हो उठा था।
आंटी, यही तो उसकी ट्रेजेडी है। बहुत सेंटिमेंटल है वर्जीनिया। जब से रवि गया है अपने को एकदम अकेली कर लिया है। कभी हर डांस पार्टी की जान हुआ करती थी वर्जीनिया। शायद कोई भारतीय लड़की भी अपना अफेयर इतनी सीरियसली नहीं लेगी। घर लौटते समय भी प्रतीक वर्जीनिया की ओर से सफाई दिए जा रहा था। देवाशीष झुंझला उठा था। अरे बस भी कर यार, तूने तो हद ही कर दी। बिना बात आंटी को बोर कर रहा है। हाँ आंटी, आपने डिफरेंस देखा? यहाँ बार में लोग इंजॉय करने आते हैं, बोर होने नहीं। कितना संयत वातावरण था ना। हमारे यहाँ की मधुशालाओं सा हो हल्ला कहीं नहीं मिलता। हूँ कहकर मैं मौन रह गई थी। कल्पना में वर्जीनिया का उदास मुख उभर रहा था। अपार्टमेंट में पहुंचकर प्रतीक से प्रश्न किया था, कौन था रवि? कहाँ चला गया है? आप अब भी उसी के बारे में सोच रही हैं ना आंटी? हाँ, कुछ उत्सुकता तो हो ही गई। तूने उसे अहिल्या जो कहा था। दुख तो यही है कि उसे अहिल्या का रूप देने वाला रवि कोई महर्षि या महात्मा नहीं, एक बुज़दिल, कायर, बल्कि मेरी दृष्टि में निहायत गिरा हुआ इंसान था। एक मामूली देसी ब्रांड दंत मंजन के साथ, रामायण और गीता की प्रतियों के साथ यहाँ आया था। पिता भारत में किसी मंदिर के पुरोहित थे। उन्हीं के एक यजमान की कृपा से यहाँ आने का खर्चा तो जुट गया था, पर यहाँ की पढ़ाई की भारी फीस और अन्य खर्चों के लिए उसके साधन अपर्याप्त थे। हॉस्टल के कुछ लड़कों के साथ रवि ने कारें धोने का काम शुरू कर दिया था। कॉलेज से लौटने के बाद सड़क के किनारे ट्रैफिक के पास खड़े होकर लड़के बारी बारी से कार वॉश की आवाज़ें लगाते थे। सिर्फ $3 में वे लड़के कार धोकर चमका देते थे। उस दिन ट्रैफिक लाइन के पास वर्जीनिया की गाड़ी जैसे ही रुकी, रवि ने पास जाकर निहायत सादगी से कहा था, कार वॉश कराएंगी मिस? बस $3 में हमारा भला हो जाएगा। उसके कुर्ते पजामे के परिधान ने वर्जीनिया को प्रभावित किया था। धूप की गर्मी से रवि का गौर वर्ण ताम्रवर्णी हो गया था। कहाँ ले जानी होगी गाड़ी? कुछ कौतुक से पूछा था वर्जीनिया ने। बस उस सामने वाली बिल्डिंग के पीछे। अपनी उपलब्धि पर रवि खिल उठा था। जंप इन। फिक लाइट हरी होते ही रवि कार में बैठ चुका था। वर्जीनिया को मेपल की शीतल छाया में बिठा लड़के उसकी कार धोने में जुट गए थे। हॉस्टल के पीछे वॉलीबॉल ग्राउंड के निकट उन्होंने कार वॉश के लिए स्थान बना लिया था। वर्जीनिया उन परिश्रमी लड़कों को आश्चर्य से देख रही थी। रवि उन सबसे अलग उसे मुग्ध कर रहा था। वर्जीनिया ने 3 की जगह $5 देने चाहे तो उन्होंने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया था। हमारा पारिश्रमिक बस $3 है। थैंक्स मिस। चलते चलते वर्जीनिया ने रवि से पूछा था, क्या करते हो यहाँ? फ़िलॉसफी में PhD के लिए आया हूँ। ओह, तो तुम फ़िलासफ़र हो। भारतीय धर्म और दर्शन को नज़दीक से जानना चाहती हूँ। मदद कर सकोगे? आप क्या सचमुच भारतीय धर्म दर्शन जानना चाहती हैं? रवि विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्यों? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। टैगोर और अरविंद मेरे फेवरेट हैं। पर आपके लिए मेरे पास समय कब होगा? देख रही हैं ना, क्लासेस के बाद यहाँ कार वॉश करके अपना खर्चा चलाता हूँ। रवि मानो लज्जित सा हो उठा था। अगर मैं तुमसे पढ़ूंगी तो तुम्हारा पारिश्रमिक भी तो मुझे देना होगा ना। कार वॉश के समय में मुझे पढ़ाना होगा। तुम्हारे खर्चे पूरे करना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है ना? वर्जीनिया कुछ शैतानी से मुस्कुराई थी। अपने धर्म दर्शन का ज्ञान देने के लिए आपसे पारिश्रमिक लूँ? रवि का असमंजस देख वर्जीनिया हंस पड़ी थी। देखो रवि, हम अमेरिकन डीलिंग्स में बहुत फ्रैंक होते हैं। तुम मेरे लिए अपना समय दोगे, उसका मूल्य चुकाना मेरा फ़र्ज़ है। प्लीज़ से यस रवि। वर्जीनिया का अनुरोध ऐसा था कि रवि को हाँ करनी ही पड़ी थी। नगर के प्रसिद्ध उद्योगपति की दुलारी बेटी थी वर्जीनिया। सौंदर्य और बुद्धि का अद्भुत संगम था उसमें। अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वो हर महफिल की जान हुआ करती थी।
ना जाने कितने भ्रमर सदृश युवा उसके आसपास घूमते थे, पर उसे तो शायद रवि की ही प्रतीक्षा थी। रवि ने मानो अपना पैतृक व्यवसाय आधुनिक परिवेश में ढाल लिया था। मंदिर ले जाकर वर्जीनिया से कहा था, जानता हूँ ये पत्थर की मूर्तियाँ तुम्हें निर्जीव लगेंगी, पर अगर सच्चे मन पूरे विश्वास से इनकी ओर देखो तो ये तुमसे बोलेंगी, देखो यहाँ भगवान राम हम दोनों को देख मुस्कुरा रहे हैं, सीता माँ तुम्हें आशीष दे रही हैं। रवि ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नयन बंद कर लिए थे। सच रवि, वर्जीनिया रवि की विश्वासपूर्ण वाणी से मानो बंध कर रह गई थी। रवि रामायण की चौपाइयों को अपने मधुर स्वर में गाकर उनका अर्थ बताता था और मंत्रमुग्ध वर्जीनिया की कल्पना में चित्र साकार हो उठते थे। वो चकित सी रवि का मुंह ताकती रह जाती थी। राम ने सीता को प्रथम दृष्टि में अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था और उनके अतिरिक्त कभी किसी और स्त्री के विषय में नहीं सोचा, रवि ने बताया था। अमेरिका में जन्मी पली वर्जीनिया को रवि की कहानी बहुत मनोमुग्धकारी लगती थी। क्या भारत के सब पुरुष ऐसे ही होते हैं? तुम भी रवि? वर्जीनिया का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। मैं भी तो विशुद्ध भारतीय हूँ, उनसे अलग कैसे हो सकता हूँ? पर पुरुष क्या, वहाँ की स्त्रियाँ तो अपने पुरुष के लिए हंसते हंसते प्राण भी त्याग देती हैं। सीता ने पति के संग जंगल में 14 वर्ष स्वेच्छा से रहना स्वीकार किया था। राजस्थान में पति की मृत्यु पर स्त्रियां जौहर किया करती थीं। रवि ने वर्जीनिया को ना जाने कितनी पतिव्रता सती नारियों की कहानियां सुना डाली थीं। वर्जीनिया ने रवि के साथ नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू कर दिया था। भारतीय धर्म और दर्शन पर ना जाने कितनी पुस्तकें पढ़ डाली थीं। वर्जीनिया ने जब शाकाहारी भोजन शुरू किया तो रवि भी विस्मित हो उठा था। भला तुम ये भोजन साध सकोगी? क्यों, क्या कंदमूल खाकर सीता 14 वर्ष वन में नहीं रही थी? उसके उत्तर ने रवि को मौन कर दिया था। अब वर्जीनिया ने हिंदी भी पढ़नी शुरू कर दी थी। मंदिर में तन्मय भजन गाती वर्जीनिया से रवि ने कहा था, विश्वास तो नहीं, पर ना जाने क्यों लगता है तुम में मीरा की आत्मा है। क्या ये हो सकता है रवि? अपने मीरा के रूप की कल्पना ने वर्जीनिया को उत्साहित कर दिया था। क्यों नहीं, हम भारतीय तो पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास रखते हैं। तुम ही सोचो, भारत से हजारों मील दूर भला तुम्हारे मन में भारतीय धर्म दर्शन जानने की चाह क्यों उठी? रवि ने वर्जीनिया को उलझन में डाल दिया था। तब तुम मेरे कृष्ण हो रवि, नहीं तो हम यहाँ क्यों मिलते? पर मीरा को तो कृष्ण सहज प्राप्य नहीं थे। इतनी चाह है मुझे पाने की, तुम नहीं जानते। ऐसा क्या देखा मुझ में तुमने? अपना भगवान, अपनी साधना, अपनी मंजिल। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सती हो जाऊंगी। वर्जीनिया गंभीर हो उठी थी। छी, क्या पागलपन है, रवि हंस दिया था। नहीं नहीं, सच कहो रवि, मुझे भारत ले चलोगे ना? वहाँ रह सकोगी वर्जीनिया? अभावपूर्ण देश है हमारा, रवि ने सीधा प्रश्न किया था। जिस धरती पर राम, कृष्ण, गौतम, मीरा, अरविंद अवतरित हुए, उसे अभावपूर्ण बताते हो रवि? काश मैं उस धरती पर जन्म लेती। अरमान भरी उसास छोड़ी थी वर्जीनिया ने। तो ठीक है, हम जल्दी ही भारत चलेंगे वर्जीनिया। वहाँ गंगा किनारे हमारा छोटा सा घर देख मुग्ध रह जाओगी। भारतीय धर्म संस्कृति के विषय में बात करते रवि से वर्जीनिया ने पूछा था, भारतीय धर्म जाति को इतनी मान्यता देते हैं, भला तुम्हारे पिता मुझे स्वीकार कर सकेंगे रवि? क्यों नहीं, पिताजी विशुद्ध गंगा जल छिड़क कर तुम्हें पवित्र कर लेंगे। क्या गंगा जल छिड़कने से ही मैं पवित्र हो सकूंगी? तुम मुझे पवित्र नहीं मानते रवि? पानी भला क्या जादू कर सकता है? वर्जीनिया कुछ क्षुब्ध हो उठी थी। यही तो तुम नहीं जानती, गंगा जल भारतीयों के लिए अमृत है। अंतिम समय में इसकी एक बूंद मोक्ष प्रदान करती है। रवि ने विस्तार से भागीरथ द्वारा सगर पुत्रों के तारण की कथा सुनाई थी। वर्जीनिया मानो दिन प्रतिदिन भारतीय धर्म के चमत्कारिक रूप द्वारा विमोहित होती जा रही थी।
पता नहीं रवि के विश्वासपूर्ण कथन में सम्मोहन अधिक होता था या धर्म का अद्भुत आकर्षण था जो वर्जीनिया को अपने मोह पाश में बांधता जा रहा था। रवि की पीएचडी स्वीकृत हो गई थी। वर्जीनिया ने अपने घर विभाग के प्राध्यापकों और साथियों को आमंत्रित किया था। साड़ी ब्लाउज के भारतीय परिधान में सजी वर्जीनिया ने विशुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा था। पिछले कई दिनों से वर्जीनिया एक भारतीय महिला के साथ भोजन बनाना सीख रही थी। उस दिन रवि को अचानक अपना पाक कौशल दिखा चमत्कृत कर दिया था वर्जीनिया ने। अब तो भारतीय बहू बनने का अंतिम प्रमाण भी तुमने जुटा लिया वर्जीनिया। रवि आनंदित था। हंसी खुशी की वो संध्या पलक झपकते बीत गई थी। अतिथियों को विदा देने के बाद रात्रि के मादक क्षणों में रवि अपना संयम विवेक भूल वर्जीनिया को पाने को व्याकुल हो उठा था। वर्जीनिया को बाहुपाश में जकड़ उसके अधरों पर अपने अधर धर रवि सीमा से आगे बढ़ने लगा था। तभी वर्जीनिया ने उसके उन्मत्त उबाल पर ठंडे पानी से छींटे मार दिए थे। छी, ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता रवि। तुमने ही तो बताया है कि शरीर का मिलन विवाह के बाद ही संभव है। उसमें अब देर ही कितनी है। कुछ ही दिनों में तो हम विवाह बंधन में बंधने वाले हैं ना। लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। कम ऑन डार्लिंग। रवि उन्मत्त था। नहीं नहीं, ये असंभव है। तुम अपने को भूल रहे हो। मैं तुम्हें पाप नहीं करने दूंगी। दृढ़ता से वर्जीनिया ने रवि को परे कर दिया था। शारीरिक मिलन हमारे पवित्र प्यार को दृढ़ करेगा। इस मिलन के बिना प्रेम अपूर्ण है। रवि जिद कर रहा था। तो वो प्यार नहीं है रवि। मीरा ने क्या अपने कृष्ण से शारीरिक संबंध स्थापित किए थे? नहीं रवि, ये असंभव है। उन्मत्त रवि को वहीं छोड़ वर्जीनिया बाहर चली गई थी। पता नहीं रवि ने स्वयं को अपमानित अनुभव किया था या लज्जित। दूसरे ही दिन रवि को पिता की गंभीर बीमारी का तार मिला था। एकमात्र पुत्र की उपस्थिति नितांत आवश्यक थी। तुरंत लौट आने के निर्देश स्पष्ट थे। रवि के विवर्ण मुख को देख वर्जीनिया ने धीरज बंधाया था। भगवान में विश्वास रखो रवि, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं जानती हूँ मेरी प्रार्थना पिताजी का अनिष्ट नहीं होने देगी। नहीं वर्जीनिया, अभी तुम्हारा मेरे साथ जाना ठीक नहीं है। पिताजी को तो मैं समझा लूँगा, पर वहाँ परिवार के ना जाने कितने लोग इकट्ठे होंगे। तुम्हारी उपस्थिति शायद उन्हें सहन ना हो। किसी भी स्थिति में तुम्हारा अपमान मैं नहीं सह सकता। मेरा मान अपमान सिर्फ मेरा ही तो नहीं है रवि। मान लो पिताजी को कुछ हो गया तो मैं उनका आशीर्वाद भी ना ले पाऊंगी। नहीं, इस समय तुम्हारे जाने से बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। मैं पहुंचते ही तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। हैव फेथ इन मी डार्लिंग। वर्जीनिया ने ही रवि का टिकट खरीदा। शुभकामनाओं के साथ उसे विदा किया था। समाचार शीघ्र देने का अनुरोध करती वर्जीनिया के कंधे स्नेह से थपथपा रवि चला गया था। 1 माह तक रवि की कोई सूचना ना पा वर्जीनिया व्यग्र हो उठी थी। रवि मेरे ही हॉस्टल में रहता था। रवि के साथ वर्जीनिया से कई बार मिला था। वर्जीनिया को मैंने ही समझाया था, हमारी भारतीय परंपरा में मृत्यु के बाद बहुत से रीति रिवाज होते हैं। रवि अकेला बेटा है। शायद उन दायित्वों को पूरा करते उसे पत्र लिखने का समय ही नहीं मिला हो, या फिर उसके पिता भी गंभीर हालत में हो। कुछ पलों को वर्जीनिया आश्वस्त दिखी थी। फिर उसने कहा था, मैंने भारत जाने का निश्चय कर लिया है प्रतीक। कठिनाई के समय रवि का साथ देना मेरा कर्तव्य है। शायद वर्जीनिया ने जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तभी रवि का पत्र मुझे मिला था। बहुत सफाई देने के बाद रवि ने सत्य मुझे लिखा था। पिता की गंभीर हालत का तार झूठा था। पिता के किसी शुभचिंतक मित्र ने रवि और वर्जीनिया की प्रगाढ़ मैत्री का सविस्तार वर्णन उन्हें लिख भेजा था। एकमात्र पुत्र विधर्मी विदेशी लड़की से विवाह कर कुल कलंकित करे, इससे तो मृत्यु भली। यही नहीं, जिन यजमान की कृपा से रवि को अमेरिका जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उनकी कन्या अमेरिका से पीएचडी प्राप्त रवि के आने की प्रतीक्षा में ही अब तक अविवाहित थी।
उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे ऊंची अमेरिकन डिग्री प्राप्त रवि को अपना दामाद बनाने में यजमान ने विलंब नहीं किया था। लाखों की जायदाद का उत्तराधिकारी उन्हें रवि जैसा जमाता ही चाहिए था। उनकी दूरदर्शिता ने रवि को पहले ही जांच परख कर अमेरिका भेजा था। रवि ने लिखा था कि उसने पिता के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बहुत चेष्टा की, पर पिता अपने हठ पर दृढ़ रहे। उन्होंने रवि से स्पष्ट कह दिया था कि वो विधर्मी विदेशी लड़की उनकी मृत्यु के बाद ही उनके घर आ सकती है। साथ में रवि के विवाह न करने की बात पर भूख हड़ताल कर अपने प्राण त्यागने का अडिग निर्णय भी उन्होंने सुना दिया था। माता के अभाव में जिस पिता ने उसे सीने से लगाकर पाला, उसकी आज्ञा की अवहेलना कर पाना रवि के लिए कैसे संभव हो पाता। जिस दिन वो सेहरा बांध भारत में विवाह को चला था, उसी दिन उसके अस्वस्थ पिता की मंगल कामना हेतु वर्जीनिया ने पूरे दिन का व्रत रखा था। रवि ने उसे व्रत का महत्व अच्छी तरह समझा रखा था। ठीक विवाह के मुहूर्त पर ही वर्जीनिया ने अपना व्रत तोड़ा था। शायद सहनाई और वर्जीनिया के पूजन की शंख ध्वनि एकाकार हो गई होंगी। रवि ने स्पष्ट लिखा था, अपने विवाह की सूचना वर्जीनिया को देने का उसमें साहस नहीं, पर दायित्व मुझे ही पूर्ण करना था। कावर्ड चीट। प्रतीक बात करते करते दांत भींच बुदबुदा उठा था। आप ही सोचिए आंटी, अगर उसमें इतना भी साहस नहीं था तो बेचारी वर्जीनिया के सामने इतनी ऊंची ऊंची महानता की बातें करने का उसे क्या अधिकार था। उसके सामने तो एक दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष का चित्र साकार किया और आवश्यकता के समय जरा सी धूप में मोम सा पिघल गया। एक बार तो जी चाहा था वर्जीनिया से कह दूं कि रवि की मृत्यु हो गई। ये सच भी था ना आंटी। वो रवि तो मर ही गया था जिसने वर्जीनिया को प्यार किया था। ये तो एक कायर नया रवि था, भारत के गणमान्य धनी व्यक्ति का दामाद। पर मेरी बात सुन क्या उसकी दीवानी वर्जीनिया अपने को रोक पाती? उसकी आत्मा की शांति के लिए गंगा तट तक न पहुंच जाती? अंततः परिस्थिति उसे बता ही दी थी। मेरी बात शांति से सुन। एक पल जड़ दृष्टि से मुझे ताक कर वो कार में बैठकर चल दी थी। उसे पुकारता पीछे भागा था मैं, पर उसने शायद पूरा एक्सीलेटर दबा दिया था। इसी बार में आकर पूरी बोतल गले के नीचे उतार ली थी। रवि के साथ उसने मदिरा पूरी तरह त्याग दी थी। किसी ने रोकना चाहा तो ऐसी दृष्टि से वर्जना की कि वो सहम गया। तब से रोज शाम वो यहाँ आती है, ऐसे ही अकेली बैठ वापस चली जाती है। कई युवाओं ने मित्रता का हाथ बढ़ाया, पर वो तो बस चलती फिरती अहिल्या बनकर रह गई है। काश कोई राम उसका उद्धार कर पाता। प्रतीक की आवाज़ भारी हो गई थी। पुअर वर्जीनिया, नहीं वर्जिन मीरा। अनजाने ही मैं बुदबुदा उठी थी। ये थी डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी वर्जिन मीरा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।